अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन और आप सबको वेलकम आज के इस एमसीक्यू सॉल्यूशन सेशन में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी के वो एमसीक्यूज जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने इशू किए। मैंने कराची के मल्टीपल प्रीलिम पेपर्स में जो कॉलेजेस के पेपर्स थे उसमें ये एमसीक्यूज और इस जैसे एमसीक्यूज देखे तो ज़रूरत थी इन एमसीक्यूज को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की। यहाँ पर हम सिर्फ 18 एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहे, हर एमसीक्यू हमारे पास मल्टीपल एमसीक्यूज की तरफ लेकर जाएगा। हमें हर एक एमसीक्यू से हमें पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं बॉटनी में, जोलॉजी में, रीजनिंग और नॉन रीजनिंग है उनका सॉल्यूशन भी आसान हो जाएगा। याद रहे स्टूडेंट्स के एक्सीलेंस ऑनलाइन ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा है जिसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी बॉटनी, जोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्यूशन आपके सामने रखेगा। तो आप एक्सीलेंस ऑनलाइन पर अगर रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पहुंच रही होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपकी चैट्स को लाइव ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक्सीलेंस ऑनलाइन की टीम, मैं आपकी चैट्स को लाइव ऑब्जर्व कर रहे होंगे और साथ ही साथ हम आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्स भी कर रहे होंगे। तो एक्टिव रहिएगा, चैट्स पर सवाल पूछिएगा, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही उनको डिस्कस कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू स्टूडेंट, ऑर्गेनील अदर देन न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। इस स्टेटमेंट से एक बात समझ में आ रही है कि स्टेटमेंट आपको ये समझा रहा है कि न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनील है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस ऑर्गेनील नहीं है तो आज ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए अपना कि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनील है, चूंकि यहाँ पर कहता है ऑर्गेनील अदर देन न्यूक्लियस दैट कंटेन डीएनए। अब स्टूडेंट्स, दो ऐसे ऑर्गेनील हैं जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो चूंकि सवाल में आपको ये बताया नहीं गया कि ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो इस वक्त तो इसका जवाब क्या बन जाएगा आपके पास? इस वक्त तो आपने कहा कि सर आपके पास जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट भी ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ठीक है, सो बोथ ऑफ देम इज द राइट आंसर। अगर मैं सवाल को तब्दील कर दूं और अब मैं आपसे ये कहूं कि इन एन एनिमल सेल ऑर्गेनील अदर देन, तो अब एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो जब एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता सो उस वक्त आपका जवाब होता माइटोकॉन्ड्रिया। हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह सवाल पूछ लिया जाए। फिर क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे आप टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। पेपर में एक सवाल आता है, व्हाई द साइकिल इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। साइंटिस्ट का नाम था। पेपर में सवाल आता है, व्हाई द साइकिल इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है। पेपर में सवाल आता है, व्हाई द साइकिल इज कॉल्ड एज टीसीए साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? चूंकि इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। तो एक आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिला यहाँ से, इसके मल्टीपल नेम्स आपको समझ में आए। अब वो कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो थोड़ा सा वक्त लेकर मैं प्रोसेस समझाता हूँ आपको। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एंटर होता है ग्लाइकोलाइसिस में और उससे बनता है पायरुविक एसिड। हो सकता है ये पूछ ले आपसे कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, इस वन चैट पर भी लिख रहे होंगे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। फिर हर पायरुविक एसिड एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। तो हम कहते हैं सर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके पास बनते हैं 2 पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड से आपको मिलते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, जब एक आपसे आपको मिलेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल तो 2 पायरुविक एसिड से कितने मिलेंगे? 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो अगर सवाल यूं कर देता आपको, इस सवाल बदल देता हूं, सवाल हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल फ्रॉम 1 पायरुविक एसिड, तो फिर इसका आंसर हो जाता 2। लेकिन जब मैंने आपसे ये मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब आप ग्लाइकोलिसिस से आ रहे हैं। जब आप ग्लाइकोलिसिस से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सेल्स बनने जा रहे हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के, वो कितने बनने जा रहे हैं? वो 4 बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आपको मिलता है वो कहाँ से आता है? अब जब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन होती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया आपके पास? आप कहते हैं सर यहाँ पर ऑक्सीजन इज फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। वन नील वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया में स्टडी किया फोटोसिंथेसिस को। बैक्टीरिया में आपके पास इस्तेमाल हुआ करता है H2S, जिससे आपको मिलता है स्टूडेंट सल्फर। तो H2O से आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि ये ऑक्सीजन आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मिला है,
लेकिन वॉन नील के इस कॉन्सेप्ट के बाद हमें ये बात बड़ी क्लियरली समझ में आने लगी कि ऐसा नहीं है। ये जो फॉर्मेशन आपके पास हो रही है, ये फॉर्मेशन किसकी वजह से है? ये फॉर्मेशन ऑक्सीजन की वजह से है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। सिर्फ जवाब जानना ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ। बैक्टीरियोफेज वायरस है, अटैक करता है, दो साइकिल्स बनती हैं, लाइटिक और लाइजोजेनिक। लाइटिक और लाइजोजेनिक पे हम कहते हैं सर लास्ट फेज जो होता है जिसमें उसको बाहर आना होता है, तो बाहर किसकी वजह से आता है? हम कहते हैं सर लाइजोजाइम्स आपके पास जो है वो ऐसे सेल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल डैमेज होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल डैमेज होगी तो उसमें से चीज निकलकर बाहर आ जाती है। तो आप कहते हैं कि सर लाइजोजाइम विल ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इट विल कॉज लाइसिस। इसी वजह से उस साइकिल को भी आपने नाम दिया है लाइटिक लाइफ साइकिल, क्योंकि लाइटिक से मुराद आपका ब्रेकडाउन है। फिर आता है व्हेन हैबिटेट बिकम हार्श एंड न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्टेड, इट्स डेवलपमेंट इन बैक्टीरिया इनिशिएटेड। अनफेवरेबल कंडीशन, हार्श कंडीशन से मुराद ये है कि बैक्टीरिया को वाटर चाहिए, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं मिल रहे। जब बैक्टीरिया को वाटर नहीं मिल रहा, जब बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो उस सूरत में बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा या बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल की टेक्निक ढूंढेगा। तो सर्वाइवल करने के लिए वो एंडोस्पोर जनरेट करता है। वो एंडोस्पोर क्या करता है? वो एंडोस्पोर एक ऐसा कवर बन जाता है बैक्टीरिया पर जो बैक्टीरिया को डॉर्मेंट कर देगा, यानी अब बैक्टीरिया पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब बैक्टीरिया पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास उसने अपनी डॉर्मेंसी जनरेट कर ली, और अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी यानी नॉर्मल कंडीशंस आ जाएंगी तो वो एंडोस्पोर ब्रेक हो जाएगा और बैक्टीरिया दोबारा से आपको वापस मिलेगा। तो जवाब हमारे पास इस वन जिसका बन जाता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। फिर क्वेश्चन आता है एमीबॉइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज। स्लाइम मोल्ड की जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें प्लाज्मोडियम ये मेंशन हुआ है कि उसका एमीबॉइड स्टेज कहलाता है। स्टूडेंट्स मिक्स मत कीजिएगा इस प्लाज्मोडियम को। एक प्लाज्मोडियम आप पढ़ते हैं कि जो कॉज करता है मलेरिया, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है, ये इसकी आपके पास एमीबॉइड स्टेज को हम नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सब डिवीजन ऑफ ट्रैकियोफाइट्स डज नॉट कंटेन ट्रू रूट्स इन लीव्स। ट्रैकियोफाइट्स क्या चीज़ होती हैं? सर प्लांट्स की दो टाइप्स होती हैं, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आप कहते हैं सर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रैकियोफाइट्स में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, यानी अचानक से तो सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती। जैसे हम कहते हैं एनिमल्स में आप पॉलीफेरा से चलते हुए आ रहे होते हैं, फिर आप लास्ट कॉर्डिटा तक पहुंचते हैं कि आपको सारे सिस्टम्स डेवलप मिलते हैं। इस तरह ट्रैकियोफाइट का वो सब डिवीजन, तो हम कहते हैं सर आपके पास जो प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स हैं वो लैक करते हैं ट्रू ऑर्गन्स। ट्रू ऑर्गन से हमारी मुराद ये है कि सर यहाँ पर आपके पास रूट स्टेम लीव्स जनरेट नहीं हो रहा होता। अच्छा, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो सबसे पहले बनने वाली होती है, जो स्टार्ट में बन रही होती है, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं सब डिवीजन ऑफ द ट्रैकियोफाइट। फिर क्वेश्चन है आपके पास प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने जहन में फिक्स कर दीजिए। कोल्ड ट्रीटमेंट आएगा, वर्नलाइजेशन कहेंगे, ये फिक्स कर दें। तो जैसे ही आपके पास आ जाए कोल्ड ट्रीटमेंट आप कहेंगे वर्नलाइजेशन, ये कोल्ड ट्रीटमेंट से किया जाता है। गटेशन अकर्स थ्रू, दो तरह की आपके पास मूवमेंट होने जा रही है प्लांट्स में वाटर को बाहर निकालने की। एक को आप नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन, एक को आप नाम देते हैं गटेशन। ट्रांसपायरेशन से मुराद होता है एरियल पार्ट से वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो, और गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस आ जाए तो ये एक पॉइंट आपको मिल गया इनके डिफरेंस बिटवीन का। ट्रांसपायरेशन तीन तरह से होती है, जिसमें आप कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, जबकि गटेशन सिर्फ एक तरह से होती है बाय हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्टेम। शायद आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हाइड्रोथोड्स कहाँ मौजूद होते हैं, तो हम जवाब देंगे हाइड्रोथोड्स हमारे पास स्टेम में मौजूद होते हैं। देन द क्वेश्चन इज क्लैरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज। याद रहे इमेज के साइज को इंक्रीज करने की अगर आप बात करेंगे तो दैट वुड बी नेम्ड एज मैग्निफिकेशन, लेकिन अगर इमेज की क्लैरिटी की आप बात करेंगे, कितना क्लियर स्ट्रक्चर आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। फिर आपके पास क्वेश्चन है ऑर्गेनील्स इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पायरेशन। अब फोटो रेस्पायरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनील इन्वॉल्व हो रहे हैं? सर इट इज इन्वॉल्विंग क्लोरोप्लास्ट, it is involving peroxisomes, it is involving mitochondria. So major आपके पास जो है
वो 3 ऑर्गेनील इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर कहते हैं कि सर फोटो रेस्पिरेशन इज बेसिकली इन्वॉल्विंग दीज 3 ऑर्गेनील। नाम इसलिए मेंशन कर दिए कि दिस इज पॉसिबल कि आपसे इनके नाम पूछ लिए जाएं आने वाले एमसीक्यूज में। स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर देन वायरस हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद सम डबल स्ट्रैंड डीएनए, इनको आप क्या नाम देंगे? सर इसको हम नाम देते हैं वायरोइड्स का। पहचान ये होगी आपके पास कि ये आपके पास स्मॉलर देन वायरस है, वायरस से भी स्मॉलर। वायरस भी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, हम उससे भी छोटे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस केमिकल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सेप्ट, ये देखना बहुत ज़रूरी है। याद है स्टूडेंट्स के जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं हमें लगता है कौन सा बनना है, तो फिर कौन सा बनना है पे हम जो है वो इथेनॉल पे जवाब लगा के आ जाते हैं। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन तो इथेनॉल, लैक्टिक एसिड ये बनाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑल द टाइम रिलीज नहीं करता। सो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि इस पे मेजर स्टूडेंट इथेनॉल लगा कर आते हैं, क्योंकि कहते हैं इथेनॉल तो रिलीज होता है, वो ये तो पूछ ही नहीं रहा आपसे कि रिलीज क्या हो रहा है, वो पूछता है विच इज नॉट रिलीज। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है फर्श। हम कहते हैं वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, बैक्टीरियाज आर नॉट ऑब्लिगेट पैरासाइट। चूंकि कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद भी होते हैं ना, लेकिन वायरस तो लफ्ज़ का मतलब ही पॉइजन निकलता है। सो वायरसेस आर नॉट गुड। तो हम कहते हैं सर स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट स्पेशलाइज्ड फॉर फिक्सेशन, तो उसमें क्या चीज़ लाजमी है? हम कहते हैं सर हॉस्ट्रिया दैट विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल। ये तो लाजमी मौजूद होंगे, चूंकि न्यूट्रिशन लेनी ही लेनी है आपको बाहर से, आप बना ही नहीं पा रहे, आप ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बनाना ट्री, ये इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट। इसकी मल्टीपल टाइप्स होती है, उसमें आपको पूछा जा रहा है इन अ बनाना ट्री फ्लावर्स आर कवर्ड बाय वन और मेनी लार्ज ब्रैक्ट, उसको हम नाम दे रहे होते हैं स्पैडिक्स का। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये वो एरिया है जहाँ पर मैं यहाँ पर एक स्टार बना देता हूँ कि आपने इस चैप्टर में जो इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक है आपके बॉटनी पार्ट में, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, उसमें बहुत तफसील के साथ इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ना है। इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक यहाँ पूछ ली गई है, लेकिन मैंने प्रीलिम पेपर्स में मल्टीपल देखी है। फिर सवाल है द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज, हम इसे नाम दे रहे होते हैं बेसिकली प्रेशर पोटेंशियल, और ये आपको टारगेट प्रेशर के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन कर दी यहाँ पर कि दिस इज पॉसिबल कि आपको एग्जाम में वो इस नाम से पूछ ले। इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज कॉल्ड एज, जब आप दिन और रात के हिसाब से प्लांट की बात करते हैं तो फिर आप उसको नाम दे रहे होते हैं फोटो पीरियोडिज्म का। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में हो रही है। यहाँ पर हम सवाल एक और पूछा जाता है फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऑप्शंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट का नाम दे रहे होते हैं, और अगर मैं आपको कहूँ नॉन फ्लावरिंग प्लांट का नाम क्या होगा, तो उस सवाल में ही जवाब मौजूद है। हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। मैं जानबूझकर इस तरह बोल रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म, ये नॉन फ्लावरिंग की तरफ चला जाएगा और एंजियोस्पर्म्स आपके पास फ्लावरिंग की तरफ जाएंगे। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 एमसीक्यूज थे जो मॉडल पेपर में गिवन थे, और हमने इससे रिलेट करते हुए कुछ चीज़ें साथ में समझी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ चुका है, आपके कमेंट्स देखे जा चुके हैं, जवाब दिया गया है आपको। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल पूछना होगा तो एक्सीलेंस ऑनलाइन की टीम हर वक्त अवेलेबल है आपको रिस्पॉन्स करने के लिए। एक्सीलेंस ऑनलाइन के चैनल पर रहिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचती रहे। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन मिले। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।